अभी सत्र का शुरुआत ही हमने मौन रहकर उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने वहाँ पर शांति लाने के प्रयास में, उसको संरक्षित करने के प्रयास में अपना जीवन दिया। संख्यात्मक केवल आंकड़ा है, लेकिन तो भी हमारे ध्यान में आए। केवल जिस घटना की 1990 की घटना की आदरणीय नवजीवन जी ने उल्लेख किया, जब वहाँ से लगभग 3.5 लाख 4 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा, तब से लेकर और आज तक, पूरा नहीं, केवल 1990 से आज तक लगभग 25,000 आतंकवादी मारे गए, लगभग 23,000 निर्दोष नागरिक भी मारे गए उन घटनाओं में। मैं उनकी आस्थाओं की बात नहीं कर रहा, हिंदू थे, मुसलमान थे, बाकी निर्दोष नागरिक जिनके हाथ में बंदूक थी, ऐसे 25,000 लोग मारे गए। जो उस बंदूक के ग्रास बने, जिनका कोई अपराध नहीं था, ऐसे 23,000 लोग मारे गए। बताया 4 लाख लोगों को वहां से विस्थापित होकर अपनी जड़ों से कटकर कहीं और आना पड़ा और जीवन का एक नए सिरे से संघर्ष शुरू करना पड़ा। लगभग 7,000 सैन्य अर्धसैनिक बल, इनका बलिदान वहां पर हुआ है। हमने 4 युद्ध लड़े हैं, चारों कश्मीर के मोर्चे पर लड़े हैं, और उन चारों युद्धों में जितने सैनिक बलिदान हुए, उससे अधिक इस शांति काल में बलिदान हुए। करगिल के युद्ध 1990 का 99 का हम सबको शायद याद होगा। करगिल में 750 सैनिकों का बलिदान हुआ। शांति काल में 7,000 सैनिक एक जम्मू कश्मीर की रक्षा करते हुए बलिदान हुए। चारों युद्धों में कुल मिलाकर अभी तक 21 परमवीर चक्र मिले हैं। इन 21 में से 16 परमवीर चक्र जम्मू कश्मीर की रक्षा करते हुए लोगों ने बलिदान दिया, उनको मिले हैं। मैं ये सब उल्लेख इसलिए कह रहा हूं कि कितनी कीमत चुकाई है हमने एक राष्ट्र के रूप में जम्मू कश्मीर को सुरक्षित संरक्षित रखने की। और ये रेखांकित करना चाहता हूं कि ये केवल राजनीति कारण से नहीं है, ये केवल भूमि के किसी टुकड़े पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए नहीं है। ये जो कीमत हमने चुकाई है, ये उन सांस्कृतिक मान बिंदुओं की, उस भारत विद्या की उद्गम मुखी भूमि की, जिसकी आदरणीय नवजीवन रस्तोगी जी ने चर्चा की, उस संस्कृति की भूमि की रक्षा करने के, अपने साथ जुड़ाव रखने के लिए हमने किया है। जम्मू कश्मीर सैर सपाटे के लिए टूरिज्म की बहुत सुंदर जगह है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन कल्पना करें कि भारत की संस्कृति, हम सब अपना परिचय क्या देते हैं, तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं। तो ये जिसको भारतीय संस्कृति के रूप में हम और सारी दुनिया पहचानती है, वो पैदा कहाँ हुई? तो एक शब्द का उल्लेख आता है, सप्त सिंधु। रावी, सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं 5 नदियां हैं जिसके नाम पर पंजाब बन गया। ये 5 नदियां, लेकिन इन सबसे नीचे जो सबसे ऐतिहासिक थी सरस्वती, जो आज भूगर्भ में रहते हुए भी प्रवाहमान है, और सबसे अंत में सिंधु, जिसको नदियों की माता कहा गया है। ऐसे सरस्वती से लेकर सिंधु तक का ये क्षेत्र, जो सब इन 7 नदियों के बीच में, उनकी घाटियों में जो जीवन उत्पन्न हुआ, जो संस्कृति सभ्यता पली बढ़ी, उस सप्त सिंधु क्षेत्र से उपजी जीवन मूल्यों की एक विरासत, उसको हम अपनी संस्कृति के रूप में पहचानते हैं। और इस सप्त सिंधु, सिंधु और सरस्वती के बीच में, और सिंधु जब मैं कहता हूं, हम ऐसे कई लोग पहले, तो शायद कुछ साल पहले, जैसा बताया आचार्य अभिनवगुप्त के बारे में, वैसे ही, और थोड़ा सा पीछे चले जाएं, लगभग 15-20 साल पहले तक, अधिकांश लोगों को ऐसा लगता था कि सिंधु नदी पाकिस्तान में है, भारत में तो है ही नहीं। आज इतना जरूर है कि हाँ, अधिकांश लोगों को ये पता लग गया है कि सिंधु नदी का कुछ हिस्सा भारत में भी है। लेकिन तो भी हम में से बहुत सारे लोग ये कहते सुनते हैं कि उस भारत का नाम हिंदुस्तान इसलिए बढ़ गया कि वो सिंधु के तट पर थे, सिंधु के इधर वाले रहने वाले लोग हिंदू हो गए। ये कहानी हम सुनते हैं, लेकिन कोई किसी भी नदी की घाटी नदी के एक ओर नहीं रहा करती।
नदी के दोनों ओर भारत है, सिंधु के आर पार भारत है। सिंधु के इधर भारत नहीं, सिंधु हमारी सीमा नहीं है, सिंधु हमारी सीमा के अंदर बहने वाली नदी है। भारत की सीमा तो हिंदू कुश से बनती है, हिमालय से बनती है। इसलिए सिंधु के दूसरी ओर भी जो घाटियां हैं, जो नदियां हैं, जो गिलगित आती है, और आप रजतरंगिणी पढ़ेंगे तो कुबा और कुमू, जिसको आज काबुल और खुर्रम नदियां कहते हैं, ये नदियां मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता बनती है। और इसलिए राजतरंगिणी में जब आप वर्णन करेंगे तो गंधार का वर्णन छोटी काशी के रूप में किया जाता है। तो ये जो सरस्वती और सिंधु के बीच का क्षेत्र, इसको इस तरह से विचार करना चाहिए कि ये वो क्षेत्र है जहां पर भारत के जीवन मूल्य गढ़े हुए हैं। आज जिसको मस्दकुटुम्बकम कह के दुनिया के सामने बता रहे हैं और दुनिया प्रभावित हो रही है, एकम सद्विद्वा बहुधा वदन्ति, और बाकी सारे जो जिसको हम जीवन मूल्य कहते हैं, वो इस नदियों के तट पर रचे गए हैं। हमारे ऋषियों ने जो दृष्टा थे, उन्होंने नदियों के तट पर साधना करके, तपस्या करके इन मूल्यों का दर्शन किया है। हमारे पूर्वजों की राख, हम में से अधिकांश लोगों की राख उन नदियों में बही है। इसलिए मेरा संबंध इन जम्मू कश्मीर क्षेत्र से भूमि का संबंध नहीं है, जमीन के स्क्वायर किलोमीटर का नापतोल का संबंध नहीं है। मेरा एक भावनात्मक संबंध है जो हजारों वर्षों से चलता चला आ रहा है। और इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए जो हमने कीमत चुकाई है, जिसका मैंने शुरू में वर्णन किया, वो बहुत कम है, इससे और कई गुना देनी पड़ेगी। तो जम्मू कश्मीर जो हमारी संस्कृति का पालना है, उसको अपने साथ बनाए रखने के लिए, और सिंधु नदी के आर पार दूसरी ओर जो भारत है, पीओके ये सब जो बातें हैं, ये पिछली इस शताब्दी की बातें हैं। सिंधु नदी के आर पार जो भारत है, वो भारत की संस्कृति की जड़ें वहां पर हैं। और इसलिए ऐसे भारत की कल्पना कम से कम मैं तो नहीं कर सकता जो अपनी जड़ों से कटा हुआ है। और इसलिए उन जड़ों, जहां से हमारी जड़ों की सिंचाई हुई है, जहां से हमारी जड़ें हैं, उसको कटने तो नहीं दे सकते। इसको याद रखना होगा। और इसको एक करने की साधना ये आचार्य अभिनवगुप्त ने की, और उससे पहले भी लोग करते रहे, जिनके आधार लेकर आचार्य अभिनवगुप्त ने अपना चिंतन प्रकट किया। और वहां से लेकर एक पूरी श्रृंखला है। आज हमारे बीच में विराजमान है नवजीवन जी, जिन्होंने उस पूरी साधना परंपरा को जीवित रखा है, निरंतर बनाए रखा है। मौन साधना ही कहेंगे शायद किसी को या कम लोगों को पता हो, लेकिन ये निरंतर चलती रही। इसलिए आज हम इस सभागार में बैठकर या खड़े होकर आचार्य अभिनवगुप्त का स्मरण कर रहे हैं। आचार्य केसी पांडे जी की बात उन्होंने की, उससे पहले भी लक्ष्मण जी महाराज, और एक पूरी परंपरा है। ये जम्मू कश्मीर भारत की इस सांस्कृतिक यात्रा जो निरंतर है, उसका प्रतीक है, और उसको सीखने, समझने, जानने के लिए आज का आयोजन है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने आचार्य अभिनवगुप्त की साधना को एक ठौर दी थी, जहां से एक बार आध्यात्मिक चेतना को अकादमिक आधार मिला था। मुझे लगता है लखनऊ विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और खासतौर से जिस कार्य के लिए आदरणीय नवजीवन अवस्थी जी को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है, वो कार्य भी इस संस्थान के अंतर्गत हुआ है। तो इस काम को आगे बढ़ाने जो इतना महत्वपूर्ण है, हम में से कुछ लोग ये कह सकते हैं, अभी हमारे प्रोवीसी महोदय ने भी कहा कि उनको नहीं पता क्या था, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि आपके इस संस्थान में आचार्य अभिनवगुप्त के उस दर्शन को अकादमिक भूमिका मिली है। और इसलिए लखनऊ विश्वविद्यालय की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि इस के पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन के काम को, आचार्य अभिनवगुप्त के चिंतन को, काश्मीर शैव दर्शन को फिर से एक बार देश दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो आगे ली। जम्मू कश्मीर, केवल कश्मीर नहीं, कश्मीर घाटी एक घाटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर पूरा, जिसको शायद जम्मू से शुरू होकर और गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है, और सप्त सिंधु क्षेत्र जो हरियाणा के आज के आदि बद्री से लेकर और गांधार तक जाता है, इस पूरे के बीच, जैसा उन्होंने शब्द प्रयोग किया,
एक जुड़ाव उत्पन्न हुआ था पिछले वर्षों में।